Hello students, how are you? I hope you are doing well and you are studying very well. अपना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा पेरेंट्स को। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपने पेरेंट का मोबाइल यूज़ करते हैं और पेरेंट चूँकि आजकल खास करके लॉकडाउन की वजह से इतना ज़्यादा बिजी नहीं रहते तो वो मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा उनके ध्यान में कभी कभी ये बात आती है कि ठीक है, मैं जो देख रहा हूँ वो कर लेता हूँ और बच्चों को ये वीडियो बाद में दिखा दूंगा। सो प्लीज़ पेरेंट्स, डोंट डू इट। गिव योर डिवाइस टू योर वर्ड्स एंड लेट देम वॉच द वीडियो इन फुल। पूरा वीडियो उनको 3 से 4 बार देखने के लिए इंसिस्ट कीजिए। 20 से 25 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स का हमारा वीडियो होता है। अगर वो 3-4 बार देख लेंगे, 1.5-2 घंटा आपके वैल्यूएबल टाइम से वो ले लेंगे तो उसमें उनका तो फ़ायदा है ही, आपका भी फ़ायदा है। ओके, दूसरी चीज़ अभी भी मैंने नोटिस किया है कि बच्चे वीडियो पूरा देख नहीं रहे हैं। टीचर्स, बात सिर्फ मेरे वीडियो की नहीं है, बाकी के जितने टीचर्स हैं उन्होंने भी ये नोटिस किया है। जब हम स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं यूट्यूब पे जाके कितने वॉच हुए, कितने मिनट्स कंज्यूम हुए, तो उससे हमें समझ में आता है कि कितने लोग वीडियो देख रहे हैं और कितना देख रहे हैं। और ज़्यादातर में तो यही मैंने देखा हुआ है कि लोग स्टार्टिंग के 1-2 मिनट का वीडियो देखते हैं और फिर उसके बाद बंद कर देते हैं, या कुछ लोग वीडियो को आगे बढ़ाकर स्किप करके लास्ट के 1-8 मिनट देखते हैं और उसके बाद बंद कर देते हैं। शायद उनके ध्यान में यही रहता है कि अभी तो मोबाइल में ही रखा हुआ है, थोड़ी देर के बाद देख लेंगे या शाम को देख लेंगे या सुबह देख लेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ, हमेशा मैंने क्लास में बताया है, बेटा डोंट वेस्ट योर टाइम। ये टाइम है, ये चला गया तो दोबारा नहीं आएगा। लाइफ में आप बाकी सब कुछ दोबारा गेन कर सकते हैं, लेकिन बीता हुआ वक्त आप दोबारा गेन नहीं कर सकते। तो अपने हर मोमेंट को यूटिलाइज कीजिए और ज़्यादा फोकस अपनी स्टडी पर कीजिए। चलिए, दूसरी चीज़ मैंने एक बात और बोली थी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने देखा कि मैंने वीडियो लोड कर दिया है, अपलोड कर दिया है और वो बच्चों तक पहुंच ही नहीं रहा है। क्लास में दिया जाता है, क्लास के बाद क्लास टीचर उसको अपने ग्रुप में अपलोड भी करते हैं, लेकिन 4-5 वीडियो और कई सारे कंटेंट्स एक साथ लोड हो जाने के बाद कुछ तो कंफ्यूजन भी स्टार्ट हो जाता है, कौन वाला पहले करे कौन वाला बाद में करे, और इसी में छूट जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए, तो जैसे ही मेरा वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगा आपको तुरंत देखने के लिए मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर, ज्योग्राफी। पहले चैप्टर का वीडियो ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है, आपके मोबाइल में होगा, आप उसको देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 ज्योग्राफी का ये है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एंड वाइल्ड लाइफ। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि ये सब है क्या। डेफिनेटली आप सब जानते हैं ये सब क्या है, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे ज्योग्राफी की। पिछले चैप्टर में मैंने आपको रिसोर्सेस पढ़ाया था। आपकी ये पूरी की पूरी बुक रिसोर्सेस से रिलेटेड है। टोटल 6 चैप्टर है और हर चैप्टर में आपको अलग अलग रिसोर्सेस के बारे में बताया जाएगा।
तो रिसोर्सेज की डिफिनेशन और उसके एक्सप्लेनेशन आप फर्स्ट चैप्टर में जान चुके हैं। अब ये सेकेंड चैप्टर है और इसमें आपको 5 किस्म के रिसोर्सेज दिख रहे हैं: लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये पांचों रिसोर्सेज आज आप जानेंगे। जानने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि ये जो लैंड, सॉइल और वाटर है, ये एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग थिंग है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ये बायोटिक है। पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था एबायोटिक और बायोटिक। अगर आपने अभी तक नहीं देखा वीडियो तो देख लीजिए। दूसरी चीज, ये दोनों ही पांचों, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये सारे के सारे एग्जॉस्टिबल है। सर एग्जॉस्टिबल क्या होता है? हमने कभी कदार 1-2 बार नाम सुना है लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं है। तो कोई बात नहीं, आपको पता नहीं है इसीलिए आप क्लास में हैं। अगर आपको सब कुछ पता होता तो आपको स्कूल की क्लास की क्या जरूरत होती? आप घर पे रह के नए नए इन्वेंशन कर सकते थे। चलिए, जिन चीजों को हम यूज कर सकते हैं अच्छी तरीके से या पूरी तरीके से यूज कर सकते हैं और जिनकी एक लिमिटेड क्वांटिटी है, उनको हम बोलते हैं एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज भी मैंने पिछले चैप्टर में बताया हुआ है। यहां फिर से आप लोग जान लीजिए। जिन रिसोर्सेज को हम यूज कर सकते हैं, पूरी तरीके से यूज करते हैं, जिनकी क्वांटिटी हमें पता है, दे आर कॉल्ड एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। और जिनकी क्वांटिटी हमें अच्छी तरीके से पता नहीं है और हम उनको पूरी तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं या बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, दैट आर कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। चलिए स्टार्ट करेंगे लैंड से। लैंड सबको पता है लैंड क्या होता है, बट इन टर्म ऑफ ज्योग्राफी इसकी डिफिनेशन क्या होनी चाहिए? सीधी सी बात है, लैंड हमारे अर्थ का हार्ड टॉप सरफेस है। हमारा अर्थ है, आप जानते हैं इसका 33% लैंड है और रिमेनिंग 67% वाटर है। ये कुछ इस तरीके से है कि एक आध कॉन्टिनेंट यहाँ, एक आध कॉन्टिनेंट यहाँ, एक आध कॉन्टिनेंट यहाँ, एक आध कॉन्टिनेंट यहाँ, कुछ इस तरीके से लैंड का स्ट्रक्चर है अर्थ के सरफेस पर। तो अर्थ के सरफेस पर लैंड भी है, वाटर भी है। जो हार्ड टॉप है उसको बोलेंगे हम लैंड। तो ये हो गई आपकी डिफिनेशन। लैंड इज द हार्ड टॉप सरफेस ऑफ द अर्थ। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, ओनली 33% ऑफ द अर्थ सरफेस इज लैंड। अच्छा, एक मजेदार बात और भी है, पूरा 33% लैंड यूज्ड नहीं है। सिर्फ 29% लैंड में वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन रहती है। यानी कि अगर ये 33% है, ये हमने मान लिया अर्थ का सरफेस है, उसका एरिया है, तो ये पूरा आपका वाटर है और ये 33% आपका लैंड है। सिर्फ इतना यूज कर सकते हैं, ये वाटर का एरिया लैंड नहीं है। इस 33% का भी, यानी इस एरिया का भी सिर्फ 29%, ये मोर देन 90% पॉपुलेशन यहीं पे आती है। बाकी के 71% में 10% पॉपुलेशन आती है। ऐसा क्यों है सर? इतने छोटे से एरिया में 90% बच गए और बाकी के एरिया में सिर्फ 10% लोग? उसकी वजह है, उसका रीजन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड।
जहाँ पे 90% पॉपुलेशन रहती है वो या तो प्लेन एरिया है या तो रिवर वैलीज है। प्लेन एरिया और रिवर वैलीज में वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेशन रहती है और रहना पसंद करती है, क्योंकि ये ज़्यादा कन्वीनियंट और कंफर्टेबल होता है। बाकी के 10% या तो फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट, डिजर्ट है, माउंटेन्स है, या कुछ ऐसी कंडीशंस है जहाँ पे रहना, सरवाइव करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अब हम आगे आते हैं, लैंड के यूज क्या क्या है। यूजेस, आपको पता है आप अभी जहां बैठे हुए हैं उस घर में, वो घर कहाँ बना हुआ है? जाहिर सी बात है, लैंड के ऊपर। आप मार्केट जाते हैं, शॉप्स, सिनेमा हॉल, पार्क, ये सब कहाँ बने हुए हैं? लैंड के ऊपर। फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज कहाँ बनी हुई है? लैंड के ऊपर। और यहाँ पे जाने आने के लिए आप जो रोड या हाईवेज यूज करते हैं वो भी लैंड पर बना हुआ है। खेती होती है लैंड के ऊपर, फॉरेस्ट है लैंड के ऊपर, और यहाँ तक कि जो जानवर चल रहे हैं, फिर रहे हैं, या हमारे घर में पेट्स हैं, वो भी है लैंड के ऊपर। तो लैंड के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। लैंड एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है जिसके बिना लाइफ पॉसिबल है ही नहीं। क्या फैक्टर्स है इसके, कहाँ पे ज़्यादा लोग रह सकते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया 90% लिव इन 29% एरिया, और उसकी रीज़न भी बताया, प्लेन है, रिवर वैलीज है। इसके अलावा अगर हम फैक्टर्स समझेंगे तो 2 फैक्टर्स है। पहला है ह्यूमन फैक्टर, और दूसरा है फिजिकल फैक्टर। या तो आप ऐसा कह सकते हैं कि पहला है फिजिकल फैक्टर और दूसरा है ह्यूमन फैक्टर। फिजिकल फैक्टर किसको बोलेंगे? लैंड का स्ट्रक्चर, वहाँ का वेजिटेशन, क्लाइमेट और दूसरी चीज़ें जो नेचुरल है, इनको हम बोलते हैं फिजिकल। ह्यूमन फैक्टर क्या होता है? उस जगह की पॉपुलेशन, वहाँ पे अवेलेबल टेक्नोलॉजी, वहाँ पे अवेलेबल दूसरी रिसोर्सेज जैसे कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। और अगर हम इसको क्लासिफाई करने की कोशिश करें, लैंड को अगर हम क्लासिफाई करने की कोशिश करें तो इसको भी 2 क्लासिफिकेशन दिए जा सकते हैं। 2 क्लास इसके हम बना सकते हैं। पहला प्राइवेट लैंड और दूसरा कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट तो सब समझ गए होंगे, यानी जो हमारा अपना है, खुद का है, हमारी फैमिली का है, हमारे बाप दादा परदादा का दिया हुआ हमारे पास है, या हमने खुद से खरीदा है, इसको हम बोलेंगे प्राइवेट लैंड। कम्युनिटी लैंड जो किसी एक इंडिविजुअल या फैमिली या इंटायर फैमिली को बिलोंग नहीं करता, बल्कि वो एक पूरी कम्युनिटी के लिए अवेलेबल है, उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी लैंड। जैसे पार्क कम्युनिटी लैंड है, गार्डन्स कम्युनिटी लैंड है, ये सबके लिए अवेलेबल है। इस पे किसी एक आदमी का अधिकार नहीं है, इसलिए ये प्राइवेट लैंड ना होकर के कम्युनिटी लैंड है। हम इसको पढ़ क्यों रहे? ये जो रिसोर्सेज है और इसमें जो टॉपिक लिया गया है, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, इसको हम पढ़ क्यों रहे? सीधी सी बात है,
इनके यूजेस क्या है, कितनी अवेलेबिलिटी है और इनको हम बचा कैसे सकते हैं। आज जिस तरीके से लैंड का यूज हो रहा है उसमें होता क्या है, लोगों की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, लैंड की क्वांटिटी लिमिटेड है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोग लैंड को मिसयूज कर रहे हैं। यस, मिसयूज। जहाँ पे जितने रेशियो में ग्रीनरी होनी चाहिए, फॉरेस्टेशन होना चाहिए, उसको काट के लोग अपने घर बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, तो इसको मिसयूज ही बोला जाएगा। इसको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज नेचुरल डिजास्टर सामने आते रहेंगे। आज के टाइम पे अर्थक्वेक्स आते हैं और दूसरे डिजास्टर्स आते हैं, ये लैंड के मिसयूज का ही तरीका है, नतीजा है। सॉरी, हम इसको कंजर्व करने के लिए फॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पेड़ पौधे लगाए जाए ताकि जंगल बने, और ये जो पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स यूज़ करते हैं इनको जितना हो सके उतना कम किया जाए। एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए जितना हो सके नेचुरल चीज़ें अपनाई जाए। नेक्स्ट हमारा आता है सॉइल। सबको पता है सॉइल होता क्या है, जाहिर सी बात है मिट्टी। लेकिन जैसे मैंने लैंड के बारे में बोला कि ज्योग्राफी के टर्म में इसकी डिफिनीशन क्या होगी, उसी तरह सॉइल के बारे में भी है, ज्योग्राफी के टर्म में इसकी डिफिनीशन क्या होगी। तो सीधी सी बात है, अ थिन लेयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ के सरफेस पर, या आप कह सकते हैं लैंड पर एक थिन लेयर होती है जिसमें ह्यूमस, वेजिटेशन, मिनरल्स एटसेट्रा एटसेट्रा कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। इसी को हम बोलते हैं सॉइल। अगर हम इसके लेवल देखेंगे या लेयर्स देखेंगे तो सबसे नीचे से स्टार्ट अगर हम करें तो रॉक्स आते हैं जिसको हम बोलते हैं पेरेंट रॉक। सेकेंड लेयर पे इसी रॉक के टूटे हुए हिस्से जिसको हम बोल सकते हैं वेदर्ड रॉक। वेदर्ड रॉक, ऑर्गेनिक्स, मिनरल्स एटसेट्रा एटसेट्रा वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। थर्ड लेयर इसी रॉक और मिनरल्स और ऑर्गेनिक के बने हुए आपको मिलेंगे सैंड, सॉइल, सिल्ट, क्ले एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर हम बात करें तो हम इन सबको लेयर का नाम दे सकते हैं। ये जो आपके ऊपर सबसे ऊपर आएगी ये है फर्स्ट लेयर, उसके बाद ये आएगी सेकेंड लेयर, ये थर्ड और ये फोर्थ लेयर। सर ये टॉप पे क्या होता है? सिंपल सी बात है, टॉप पे होता है सॉइल, ह्यूमस, वेजिटेशन और कुछ वाटर वगैरह। ये बनते कैसे हैं, टाइम कितना लगता है, इसका प्रोसेस क्या है, एक नज़र इस पे भी मार लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया 4 लेयर्स है। पेरेंट रॉक जब विदर्ड होता है, कभी आपने किसी पत्थर के ऊपर चॉक को रगड़ते हुए देखा है? या बोर्ड पे जब रगड़ते हैं तो क्या होता है? चॉक घिस जाता है।
और उसका बुरादा नीचे गिरता है। सेम वैसे ही पेरेंट रॉक ज़मीन के अंदर जब घिसता है तो उसका जो बुरादा होता है पहले वो बनता है, और उसमें वो सारी चीज़ें होती है जो उस पेरेंट रॉक के अंदर होती है, जैसे मिनरल, ऑर्गेनिक्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसी के ऊपर जब इसको थोड़ा सा मॉइस्चर मिलता है, वाटर मिलता है, लिक्विड केमिकल मिलते हैं, क्ले, सिल्ट, सॉयल के रूप में आपको सेकेंड लेयर मिलती है। और सबसे टॉप पर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट लेयर में ह्यूमस और वेजिटेशन। ये होता क्या है? ह्यूमस होता है एनिमल्स की डेड बॉडीज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सब का मिक्सचर। वेजिटेशन होता है पेड़ों की टूटी हुई डालियां या गिरे हुए पेड़ या सूखे हुए मरे हुए प्लांट्स। ये सबको अगर एनिमल वेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म साथ मिक्स करेंगे तो हमारा बनता है सॉइल, जो कि फर्स्ट लेयर है, सबसे टॉप पे होता है। और यही वो लेयर है जो हमारे एग्रीकल्चर, फॉरेस्टेशन, इन सब चीज़ों के काम में आती है। एक चीज़ आपको शायद पता नहीं होगा, 1 सेंटीमीटर, यानी कि अगर ये हमारा सरफेस है तो सिर्फ इतनी सॉइल बनने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। मोर देन 100 years टेकन टू फॉर्म ओनली 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। और ये डिपेंड करता है वहाँ के क्लाइमेट, पेरेंट रॉक और दूसरी चीज़ों पर। पेरेंट रॉक से जहाँ सॉइल का कलर, टेक्सचर, मिनरल्स, ये सब पता चलता है। क्लाइमेट उसके अंदर एग्रीकल्चरल ग्रोथ या फॉरेस्टेशन को डिटरमाइन कर सकता है, क्योंकि हर जगह पेरेंट रॉक अलग अलग किस्म का है, दुनिया में क्लाइमेट अलग अलग किस्म के हैं, इसीलिए सॉइल भी अलग अलग किस्म का होता है। और यही वजह है कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करेंगे, आप पूरी दुनिया को छोड़ दीजिए, अगर आप इंडिया में ही यूपी छोड़ के एमपी चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको काली मिट्टी दिखनी शुरू हो जाएगी, और जैसे ही आप महाराष्ट्र पहुँचेंगे वहाँ पे आपको रेड सॉइल दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। ऑल दीज आर डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट्स एंड ऑन द पेरेंट रॉक। चलिए, जाहिर सी बात है, अगर ये टॉपिक लिया है तो इसके भी कंजर्वेशन की बात हम करेंगे। सॉइल कंजर्वेशन तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे डिग्रेडेशन, यानी कि उसका ग्रेड नीचे कैसे चला जाता है, उसमें खराबी क्या आ जाती है, कैसे डिग्रेड हो जाता है। तो उसके 3-4 रीजंस तो ये है। एक तो एक्सेस यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, और दूसरा है सरफेस को रिमूव करना, यानी कि जिसको बोलते हैं ओवरग्रेजिंग। सॉरी, आज मैं थोड़ा सा वेल फील नहीं कर पा रहा हूँ, तो बोलने में टाइम ले रहा हूँ, और चूंकि मेरा रोज़ा भी चल रहा है इसलिए आवाज़ थोड़ी कम निकल रही है, डोंट माइंड। ये जो सॉइल की ऊपर की लेयर हटाते हैं, इसी को हम बोलते हैं ओवरग्रेजिंग। आप देखते होंगे अक्सर कई कामों के लिए लोग मिट्टी खोद देते हैं, ऊपर की मिट्टी हटाएंगे, नीचे की मिट्टी यूज करेंगे। अब ऊपर की मिट्टी जिसका कि 1 सेंटीमीटर बनने में सैकड़ों साल लगा है, उसके 1, 2, 3 फुट भी, या कभी कभी तो 5 से 10 फुट भी हम जेसीबी लेके आते हैं और 1 घंटे में उसको रिमूव करके चले जाते हैं। डिफॉरेस्टेशन इसका दूसरा बड़ा रीजन है, बेतहाशा जंगलों की कटाई। अपने फायदे के लिए, अपने यूज के लिए डिफॉरेस्टेशन सॉइल डिग्रेडेशन की दूसरी सबसे बड़ी वजह है। और तीसरा है, अगर हम डिफॉरेस्टेशन नहीं भी करते हैं, ओवरग्रेजिंग नहीं भी करते हैं,
तो सॉइल को यूज़ करने के लिए हम जो उसमें केमिकल्स और पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं वो भी सॉइल के डिग्रेडेशन के लिए एक बड़ी वजह। अब हम इसको कंजर्व कैसे करेंगे, सॉइल को हम कंजर्व कैसे करेंगे, इसको बचाना हमारी जिम्मेदारी है ताकि हमारी आने वाली जनरेशन इसका यूज़ कर सके। आज आप देखते होंगे कई सारे प्लांट्स, कई सारे एनिमल्स की स्पीसीज ऐसी है जो हमारे फादर बताते कि हमारे ज़माने में ये हुआ करता था, अब दिखता नहीं है। आप भी अपनी लाइफ में अक्सर सुनते आते होंगे कि गौरैया या कौवे पहले बहुत ज़्यादा होते थे लेकिन अब बहुत कम हो गए हैं। ये तो हुई एनिमल्स की बात या बर्ड्स की बात। ठीक उसी तरीके से सॉइल भी है जो आमतौर पे हमें दिखती नहीं कौवे और गौरैया की तरह, लेकिन कई सारी क्वालिटीज़ और कई सारी चीज़ें जो हमें सॉइल में पहले मिलती थी आज नहीं मिलती है। और जिस तरीके से इसका डिग्रेडेशन हो रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी आने वाली जनरेशन को ऐसा हो सकता है कि पता नहीं हो कि सॉइल में होना क्या चाहिए, पहले क्या होता था और अब क्या होता है। वो सिर्फ हिस्ट्री की बुक पढ़ने से समझ में आएगा। कंजर्वेशन करने के लिए हम लोग कर क्या सकते हैं? कंजर्वेशन करने के लिए 4-5 तरीके हैं। एक तो है मल्चिंग। मल्चिंग क्या होता है? आपने कभी कभी देखा होगा कि लैंड पे कुछ एरिया में ट्रीज लगे होते हैं या प्लांट्स लगे होते हैं या एग्रीकल्चर हो रहा होता है, फिर कुछ एरिया छोड़कर थोड़ा दूर पे दूसरे एरिया में ट्रीज, प्लांट्स या एग्रीकल्चर के काम होते रहते हैं। तो जो बीच का एरिया होता है उसको किसी ऑर्गेनिक से कवर करके या किसी दूसरी चीज़ों से, जैसे घास है, भूसा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, अगर उसको कवर कर दिया जाता है तो सॉइल का इरोजन नहीं हो पाता या बहुत कम होता है। इसी को बोलते हैं मल्चिंग। दूसरा है हमारा काउंटर बैरियर्स। सर ये क्या होता है काउंटर बैरियर्स? बेटा ये होता कुछ नहीं है। ये होता ये है कि बड़े बड़े स्टोन्स रखे जाते हैं, कुछ इस तरीके से, देख लीजिए, ये स्टोन्स रखे जाते हैं और इसका जो खाली गैप है, यहाँ पे जो गैप दिख रहा है, स्टोन में सॉइल और ग्रास या हे कुछ इस तरीके से मिक्स करके इसके अंदर फिलअप करते हैं कि ये एक सॉलिड वॉल का काम करता है, बैरियर का काम करता है। इसकी वजह से पानी के साथ मिट्टी बह के चली नहीं जाती, तो हमारा सॉइल इरोजन सेव हो जाता है और सॉइल कंजर्व रहता है। इसका यूज खास करके कहाँ पे होता है? पहाड़ों पर। जैसे ये पहाड़ है, यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है, यहाँ पे काउंटर बैरियर्स बना दिया, यहाँ पे काउंटर बैरियर्स बना दिया, तो पानी अब यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ से नहीं यहाँ नहीं जाएगा और इसके आगे नहीं जाएगा। तो पानी के साथ जो मिट्टी बह के चली जाती है, अब उसके बह जाने का खतरा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। काउंटर प्लफिंग। काउंटर प्लफिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहाड़ों पर काउंटर बैरियर्स बना दिए जाते हैं और उस मिट्टी को सेफ करके वहाँ पे खेती होती है, प्लफिंग होती है। इसी को बोलते हैं काउंटर प्लफिंग। नेक्स्ट हमारा आता है टेरेस फार्मिंग। ये भी पहाड़ से ही रिलेटेड है। होता कुछ यूं है कि जैसे एक पहाड़ी होती है, इसके स्लोप पे, ये जो स्लोप दिख रहा है, इसके स्लोप पे सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बना दिया जाता है कुछ यूं करके।
यहाँ पे बन गया, फिर यहाँ पे बन गया, फिर यहाँ पे बन गया, इस तरीके से ये सीढ़ियाँ बन गई हैं। अब ये प्लेन लैंड की तरह काम करेगा। स्लोप है जरूर, लेकिन अब ये एरिया प्लेन बना दिया जाता है। तो होता क्या है, पानी इसके ऊपर से बह के तो आता है, लेकिन इस लैंड के द्वारा वो पानी अच्छी तरह से यूज कर लिया जाता है। राइस या उससे मिलते जुलते क्रॉप्स के लिए ये बहुत सूटेबल रहता है। और अक्सर आप पहाड़ों पे इस टाइप की खेती होते हुए देखेंगे। इसी को बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। ये भी हमारा सॉइल इरोजन रोकने का एक अच्छा तरीका है। सबसे लास्ट में हम आते हैं, एक्चुअली सेकेंड लास्ट है, इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या होती है सर? क्रॉपिंग तो सुना है, इंटरक्रॉपिंग क्या होती है? बेटा अगर क्रॉपिंग पता है तो इंटरक्रॉपिंग समझना बहुत ही इजी है। होता क्या है, एक फील्ड में, मान लीजिए ये आपकी फील्ड है, इसमें रो बनाकर ऐसे रो बना लिए जाते हैं। एक रो में एक टाइप की खेती, दूसरे रो में दूसरे टाइप की, फिर तीसरे रो में इसको रिपीट करेंगे और चौथे रो में फिर इसको रिपीट करेंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि तीसरे रो में किसी तीसरे किस्म की खेती की जाए और फिर ये तीनों बारी बारी से रिपीट किए जाए। यानी कि रो बनाकर अलग अलग किस्म की क्रॉप्स ग्रो करने के तरीके को ही हम बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। उससे होता क्या है कि कुछ क्रॉप्स होने में ज़्यादा टाइम लेती है, कुछ क्रॉप्स रेडी होने में कम टाइम लेती है, और क्लाइमेट चेंज होता रहता है। तो अगर एक ही टाइप की क्रॉप रहेगी तो कटने के बाद सॉइल इरोजन होने का खतरा बना रहता है। लेकिन इंटरक्रॉपिंग करके अलग अलग किस्म के क्रॉप लगा के अगर एक क्रॉप कट भी गई तो दूसरी मौजूद है, दूसरी कट गई तो तीसरी मौजूद है, और तीसरी कटने से पहले फिर से पहली वाली लगा दी जाती है। तो इससे पूरी फील्ड का सॉइल सेफ हो जाता है, इरोजन की चांसेस बहुत कम होते हैं। लास्ट में आता है हमारा शेल्टर बेड्स। शेल्टर बेड्स क्या होते हैं सर? अच्छा, वो जो बेल्ट लगा के शेल्टर बना देते हैं। वाह, क्या बात है।